जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि हो गया बिहार पुलिस, हो गया बिहार एसएससी, हो गया बिहार दरोगा, हो गया, यानी कि जितना भी वन डे एग्ज़ाम होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दाब की एसआई इकाई या मात्रक होती है, यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है न्यूटन वर्ग मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी कि दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, यानी कि जो इसमें सुमेलित नहीं होगा उसी को चुनना है, जो सुमेलित होगा उसको नहीं चुनना है। तो पहले का ऑप्शन है कि डेसिबल, तो डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, सही बात है, ये सही है। दूसरा है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। तीसरा है कि समुद्र मील, समुद्र मील जो है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और ऑप्शन उसमें की कहीं यही गलत है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन उसमें की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एक स्टॉर्मस्फेयर जो होता है किसके बराबर होता है। तो एक स्टॉर्मस्फेयर जो होता है वो ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, ऑप्शन बी है 10.1 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, ऑप्शन सी है 1.01 गुने 10 के पावर 6 पास्कल, और ऑप्शन डी है 10.1 गुने 10 के पावर 6 पास्कल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि इसमें सूची एक दिया है और दूसरा सूची दिया है, और बोल रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाए। तो देखते हैं हम लोग, और इसके नीचे इसका आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन सही है इसमें। अरे बाबू मिट जा, मिट क्यों नहीं रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। यानी कि एक तरफ भौतिक राशि दे दिया है और एक तरफ उसका मात्रक दे दिया है। तो ये जो है त्वरण, त्वरण किसका इकाई होता है। तो त्वरण जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। जो त्वरण होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। त्वरण जो होता है उसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो बल है, तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन सेकंड होता है। और ये आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। ठीक, इसको मान लीजिए आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो देखिए, तो ए का कितना हो जाएगा, एक का ए, एक का ए हो जाएगा, और दो का बी, दो का बी, तीन के सी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं हो जाएगा, इसको मिटाइए, इसको मिटाते हैं हम। यानी कि ए का आंसर कितना है, ए का कितना हो जाएगा, ए का तीन हो जाएगा, ए का सी। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, एक के सी। दो के कितना हो जाएगा, दो बॉल है तो बॉल कहाँ गया, डी, दो के डी। और तीन किधर है, तीन का एक, तीन का ए हो जाएगा, और चार का कहा हो जाएगा, चार का बी। तब देखेंगे हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे कि एक का सी हो जाएगा, दो का डी हो जाएगा, किस में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए का कितना था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर,
यानी कि ए का 3 था ना, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि जो इसमें ऑप्शन 4 को दिया है वो किसका इकाई नहीं है। तो ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी है विस्थापन और ऑप्शन डी है दाब। तो घनत्व भी किसी ना किसी का इकाई होता है, घनत्व ना किसी का इकाई होता है, ये विस्थापन भी इकाई होता है और दाब भी इकाई होता है। और जो सापेक्षिक घनत्व है यही इकाई नहीं होता है। यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका एसआई इकाई न्यूटन होता है। किसका एसआई इकाई न्यूटन होता है, यानी किसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन ए है वजन और त्वरण का, ऑप्शन बी है वजन और बल का, ऑप्शन सी है वजन और द्रव्यमान का, और ऑप्शन डी है वजन और संवेग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वजन और बल का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वजन और बल का क्या होता है, ऐसे इकाई न्यूटन होता है। यानी कि बल का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो बल का और वजन का ऐसा इकाई होता है जो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही होती है। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, इसका 4 ऑप्शन दिया है उसमें से बोल रहा है कि किसका इकाई, किस भौतिक राशि का 2 इकाई सेम होता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन इसका है, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है दाब और बल का, दूसरा ऑप्शन है बल और उत्क्षेप बल का, ऑप्शन सी है बल और गति का, ऑप्शन डी है बल और चाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल और चाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बल का और उत्क्षेप बल का क्या होता है, ए से मात्रक समान होता है। बल का और उत्क्षेप बल का क्या होता है, ए से यूनिट समान होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक होती है। यानी प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है, तो जो प्रतिरोधकता होता है उसका एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है ओम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओम मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। हम लोग फास्ट में करेंगे, रिवाइज करना है तो रिवाइज आराम से करेंगे तो नहीं होगा। हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। मतलब कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक मतलब जो दूरी मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसका। पहला ऑप्शन है कि लाइट ईयर्स। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे प्रकाश वर्ष, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी कि लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यानी कि प्रकाश वर्ष पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर और ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक ये मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 के पावर माइनस 6 मीटर, ऑप्शन बी 10 के पावर 6 मीटर, ऑप्शन सी 10 के पावर माइनस 3 मीटर और ऑप्शन डी 10 के पावर 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर। यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी कि एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। यानी कि एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है किलोवाट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है अश्वशक्ति। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो अश्वशक्ति होती है। क्या होती है, तो अश्वशक्ति होती है। यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। और अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है।
एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 1 पारसेक मतलब किसके बराबर होता है, 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है 3.38 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है 3.18 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है 3.33 प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3.26 गुणे 10 के पावर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, तो ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलम और ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ऑप्शन होता है, किसका मात्रक होता है, तो त्वरण का, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर -9 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर -11 मीटर और ऑप्शन डी है 10 के पावर -8 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर जो हो जाएगा 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है कि ए में रेडियन है, 2 में स्टेरेडियन है, यानी कि रेडियन हो जाएगा। यानी कि कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो रेडियन हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक रेडियन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो रेडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है कैंडला किसका मात्रक है। तो जो कैंडला मात्रक है किसका है, तो जो कैंडला है वो ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन बी ज्योति प्रभाव का मात्रक है, ऑप्शन सी ज्योति दाब का मात्रा है, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यानी कि जो कैंडला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। जो कैंडला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जो कैंडला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए है कॉरियोलिस प्रभाव, ऑप्शन बी है ग्राहम का नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम और ऑप्शन डी है अवोगाड्रो का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवोगाड्रो का नियम हो जाएगा, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अवोगाड्रो का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो वो अवोगाड्रो का नियम में समान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के है। ये बोल रहा है कि 4 को दे दिया है, बर्फ है, लकड़ी है और मृदा है और वायु है। इसमें से बोल रहा है कि चारों में से कौन जो है वो समांगी प्रकृति के है। कौन, तो समांगी प्रकृति के है। तो पहले का है बर्फ, लकड़ी, मृदा और वायु। तो जो है ये समांगी प्रकृति के कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले का देखते हैं। तो पहले का क्या है, ये बर्फ है, तो बर्फ समांगी प्रकृति का है, लकड़ी समांगी प्रकृति की नहीं है, मृदा भी नहीं है और ये वायु है। यानी कि 1 और 4, जो 1 और 4 है वो क्या है, समांगी प्रकृति के है। तो 1 4 किस ऑप्शन में है, पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में 1 4 है। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी कि जो ऑप्शन सी है वही सही आंसर है। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के है, तो बर्फ और लकड़ी जो है वो समांगी प्रकृति के है, तो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, किससे,
तो चाकू से किसको काटा जाता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। यानी कि सोडियम को क्या किया जाता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को कहाँ छुपा कर रखा जाता है, मतलब सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है NO, ऑप्शन बी है N2O5, ऑप्शन सी है NO2 और ऑप्शन डी है N2O। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा N2O, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ये इसका सूत्र है, जो लाफिंग गैस है इसका सूत्र हो जाएगा N2O, और इसका बोलेगा इसका नाम पूछेगा तो नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र हो जाएगा N2O और इसका नाम हो जाएगा रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि लाफिंग गैस का हो जाएगा, लाफिंग गैस का सूत्र हो जाएगा N2O और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पहला है कि मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी है CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ऑप्शन सी है एक प्लैटिनम तार का गर्म होना, और ऑप्शन डी है लोहे का चुंबकीकरण होना। यानी कि पहला ए इज द राइट आंसर। यानी मक्खन का खट्टा होना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण और ऑप्शन सी है संघनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। यानी कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है तनी वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो होती है, ऑप्शन ए गैस होती है, ऑप्शन बी ठोस होती है, ऑप्शन सी द्रव होती है और ऑप्शन सी आयनिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है? तो द्रव होता है। यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है तो जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव होती है। यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है SO2 के कारण, ऑप्शन बी है कि SO2 और NO2 के कारण, ऑप्शन सी है SO2 या NO2 के कारण, और ऑप्शन डी है AB दोनों से, यानी कि दोनों कारण, AB दोनों कारण, यानी कि SO2 और NO2 दोनों के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दोनों के कारण हो जाएगा। यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। दोनों कारण ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कि SO2 के कारण होता है, SO2 और NO2 दोनों के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये तो गलत है। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एक बात गलत है। ऑप्शन सी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो तीनों गलत है। यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी कि जो A4 है एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी कि जो ये है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। जो पदार्थ के कण होते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण है। यानी कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है उच्च तापमान, ऑप्शन बी है उच्च ताप, ऑप्शन सी है कम दाब और ऑप्शन डी है कम तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उच्च तापमान। उच्च तापमान के कारण क्या होता है? सितारों में प्लाज्मा बनता है। यानी कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ऑप्शन ए है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी है नमी, ऑप्शन सी है सतह क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन डी है हवा की गति में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी कम करता है। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं
ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। जो पोटेशियम है क्या करता है? ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तरल में प्रवाह का क्या होता है? तो अद्वितीय गुण होता है। अद्वितीय गुण होता है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन बोल रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, ठीक है। तो अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से सही कथन चुनना है। तो ये जगह पहला ऑप्शन है कि केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती है। जो केवल गैस है वो तरल के समान व्यवहार, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं। जो गैस और ठोस होते हैं तरल के समान व्यवहार करते हैं, गलत बात है, ये भी नहीं है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस और जो द्रव है ना, गैस और द्रव क्या करते हैं? तरल के समान व्यवहार करते हैं, सही है। अगला है कि केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है, गलत। यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, यानी कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन है? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन बताना है कौन है। तो पहिलका है कि लौह धातु का पिघलना। दूसरा है लौह में जंग लगना। लौह मतलब लोहा में जंग लगना, एक लौह छड़ को मोड़ना और लौह धातु का एक तार खींचना। यानी कि लौह मतलब क्या होता है? धातु होता है। तो जो इसका हो जाएगा ये, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, चलो नीचे 4 है, इसको अच्छा से देख लेना। तो ये है, तो कौन कौन हो जाएगा? तो लोहा धातु का पिघलना, ये तो सही है पहिल का। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसको गर्म करके क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है। लोहा में जंग लगना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है, ये नहीं हो जाएगा। और अगला है कि एक लौह छड़ को मोड़ना, ये भी सही हो जाएगा। ये भी भौतिक परिवर्तन है कि इसको गर्म करके इसको मोड़ कर इसका आकार परिवर्तन किया जा सकता है। और लोहा धातु का एक तार खींचना, ये भी सही है। यानी कि इसका अब पहिल का है और तीसरा का है और चौथा का, यानी कि ऑप्शन सी में है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 3, 4 तीनों का तीनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तीनों के तीनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के द्वारा 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? यानी कि अगला 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डेमोक्रिटस, ऑप्शन सी है जोसेफ एल प्राउस्ट, ऑप्शन डी है एंटोनी एल लेवोजियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेवोजियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंटोनी एल लेवोजियर। यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो एंटोनी एल लेवोजियर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी है ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, गलत बात है। ऑप्शन सी है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, गलत बात है। सॉरी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि गलत चुनना है। ये बोल रहा है क्या चीज़? कौन सा गलत कथन गलत है? गलत चुनना है, ठीक ना। इसमें से जो गलत होगा उसी को चुनना है। तो ऑप्शन ए है ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। तो इसका जो ये है ऑप्शन ए पहले का सही है। ठोस पदार्थों का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। ऑप्शन बी है ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ये नहीं है।
ठोस पदार्थों का ठोस पदार्थ कठोर होता है भी नहीं है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होता है भी नहीं, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी कि ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत है ना वो क्या है, ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है। बाकी सभी क्या है, सभी के सभी सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये सब गलत है। लेकिन ऐसे रियल में देखा जाए तो सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सही है। ये सभी के सभी सही है, केवल क्या है, ये गलत है। यानी कि जी देखिए क्या जगह, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ये रहता तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही होता। फिर दूसरा है, लेकिन गलत बोल रहा है चुनने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही कहा जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति का आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कहाँ गया, और ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। जो प्लाज्मा है वही चमकता है, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी कि प्लाज्मा हो जाएगा। यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है नस्ल, ऑप्शन सी है परिवार, और ऑप्शन डी है क्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नस्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नस्ल हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वैज्ञानिक उपकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के आधार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी है फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी है आनुवांशिकी, ऑप्शन डी है क्रमागत उन्नति। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भ्रूण विज्ञान हो जाएगा, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन ए है एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोकोलॉजी, ऑप्शन सी बाइकोलॉजी, और ऑप्शन डी है डेस्मोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका एंड्रोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। यानी कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो एंड्रोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी एंड्रोलॉजी हो जाएगा, एंड्रोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, तो सौरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए है मच्छर, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन सी तिलचट्टा, और ऑप्शन डी सांप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो छिपकली का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सौरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से क्या है। यानी कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, यानी कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो ए में पौधों की प्रजनन प्रणाली से, ऑप्शन बी रक्त से, और ऑप्शन सी जानवरों के खान पान की आदत से, और ऑप्शन डी हड्डी से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, रक्त से। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, रक्त से। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त। यानी कि
जो हीमेटोलॉजी है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन ना रक्त से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पैलियंटोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड्डियों से, ऑप्शन बी जीवाश्मों से, ऑप्शन सी कठोर केशों से और ऑप्शन डी पंखों से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जीवाश्मों से हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि पैलियंटोलॉजी जो है वो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन ए है मेंडल का नियम, ऑप्शन बी है जैव विकास, ऑप्शन सी है डीएनए संचालन, ऑप्शन डी है अनुवांशिकता और विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुवांशिकता एवं विवरण, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विवरण का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ऑप्शन बी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को और ऑप्शन सी देखते हैं इसका कितना नंबर क्वेश्चन है। ये 43 है, 44 क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे है। ऑप्शन सी रामदेव मिश्रा और ऑप्शन डी डॉक्टर सलीम अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए है 3 भागों में, ऑप्शन बी है 5 भागों में, ऑप्शन सी है 4 भागों में, ऑप्शन डी है 2 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 भागों में वर्गीकृत किया है। व्हिटेकर जो है वो जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? सर्पों यानी कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सर्पोलॉजी, यानी कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी और ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी कि सर्पेटोलॉजी कहलाता है सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक कौन है? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी वेटिंग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एडवर्ड जेनर हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि टीकाकरण का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और 2-3 क्वेश्चन है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन ए है सिल्क, ऑप्शन बी है केंचुए, ऑप्शन सी है शहद और ऑप्शन डी है अंगूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो अंगूर हो जाएगा, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि विटिकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है। विटिकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो पहला है सूची 1 में दिया है पक्षी, मतलब पक्षी। सूची 2 में दिया है, तो देखिए मिलाते हैं कौन हो जाएगा। पक्षी किससे संबंधित है? तो पक्षी आपका हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी से हो जाएगा, यानी कि यहीं पे मिला देते हैं, बाद में मिला लिया जाएगा। यानी कि जो पक्षी हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अर्थियोलॉजी हो जाएगा, अर्थिनियोलॉजी। और जो है वंशागति, जो वंशागति है तो वंशागति हो जाएगा जेनेटिक्स से, वंशागति जेनेटिक्स से हो जाएगा। और हो जाएगा पर्यावरण, तो पर्यावरण किस हो जाएगा? तो पर्यावरण हो जाएगा इकोलॉजी से, पर्यावरण इकोलॉजी से हो जाएगा। और हो जाएगा जीवाश्म बच गया एक पेलियो बायोलॉजी, तो हो जाएगा, यानी कि
एक का कितना है, एक का 3, एक का 3 किस में है, एक का ए है, ये नहीं होगा, एक का 3 ये है, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी पैलिनोलॉजी। यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी डॉट डॉट के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन ए मानव कोशिकाओं से संबंधित है, ऑप्शन बी कवक से संबंधित है, ऑप्शन सी विषाणु से संबंधित है और ऑप्शन डी जीवाणु से संबंधित है। यानी कि माइकोलॉजी जो है वो कवक से संबंधित है, माइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो कवक से संबंधित है, माइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो कवक से, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, एक बार में नहीं याद हो रहा है तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग देखिए, थैंक यू वेरी मच।